हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। भाई क्यों ना हो, आप लोग 10 क्लास के बच्चे हैं और 10th का मतलब होता है कि 10 साल पढ़ने के बाद आने दिए 10वां साल आपका है। और इसमें अगर आप लोग अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए अच्छे रहना भाई, अच्छे रहना भी है और अच्छे से एग्जाम भी लिखना है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से एग्जाम जाए इसके लिए हमने क्या किया है कि हर एक चैप्टर्स का, यानी साइंस हो, मैथ हो या इंग्लिश हो, हिंदी हो या सोशल साइंस हो, हर एक चैप्टर्स का हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं 33 मिनट का। उम्मीद करेंगे 30 मिनट से ही आसपास रहे, ज्यादा लंबा नहीं रहे, ठीक है। इसमें पूरे चैप्टर यानी पूरा का पूरा चैप्टर का समरी रेडी किए हैं हम और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करवाया जाएगा कि जल्दी हो जाए, आपका टाइम बचे, आपका समय बचे, आपका रिविजिंग भी हो जाए। जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि वन शॉट है। इसमें क्या होगा कि एक ही वीडियो में पूरे का पूरा चैप्टर है और बहुत ही इजी, मतलब आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं मिलेगा, बड़ा सिंपल वे में हम लोग क्या किए, पीपीटी रेडी किए हैं। इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है हमारा चैप्टर, पहला अध्याय 1, ठीक है। वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। इसमें है क्या, पढ़ना क्या है, तो देख ले, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है, पेन ले ले, थोड़ा सा हाईलाइट ले लेते हैं, ब्लैक इसमें चल जाएगा। देखिए इसमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। क्या पढ़ना है हम लोग को, रासायनिक अभिक्रिया, ये दिख पा रहा है आप लोगों को। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है, कि समीकरण, समीकरण क्या होता है। देखिए इससे पहले आप लोगों को एक चीज और बताने देना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो है वो एग्जाम के अनुसार से है, मतलब एग्जाम को लेकर है, ठीक है। ये आपका कोई नोट्स नहीं है, बैठ के आपको नोट्स भी नहीं बनाना है, ठीक है। हाँ, आप चाहे तो रफ कॉपी लेके बैठ सकते हैं और चैप्टर का नाम लिख के और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट लगा आपको कि मतलब नहीं पढ़े हैं या फिर हमको जरूरी है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अन्यथा हमको लगता है केवल वीडियो देखिए काफी हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला ये एग्जाम के दृष्टि से है। दूसरा अगर बात किया जाए इसमें, तो ये वन शॉट है, इसमें पूरा एक ही, मतलब हमको लगता है कि बहुत कम समय में चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं हम लोग वन शॉट है ये, ठीक है। वन शॉट में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा और अगर इसमें बात करें तो इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल तरीका से, मतलब आसान भाषा से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो का, बने रहे आप लोग। मतलब देखिए भाई पहला वीडियो है तो हो सकता है ना कुछ कुछ मिस्टेक, भाई नर्वस तो सब लोग रहता है ना स्टार्टिंग का में। ऐसे थोड़ी है आप लोग साइकिल चलाना शुरू किए होंगे अरे कि बस सीट में चढ़ गए होंगे, नहीं भाई, पहले स्टार्ट किए होंगे पेंडल से ना, वैसे ही हमका मेरा भी ये स्टार्टिंग वीडियो है। देखिए चैप्टर में सबसे पहला हमारा होगा क्या है, परिवर्तन यानी चेंज। चेंज, ये चेंज है क्या, परिवर्तन क्या है। तो देखिए परिवर्तन का मतलब होता है बदलना। और बदलना आप लोग भी बदल रहे हैं ना। आप बताइए कि आप कहाँ पहला क्लास और कहाँ 10वां क्लास, कहाँ 9वां क्लास, कहाँ 10वां क्लास, मतलब आप भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। इसी तरह से परिवर्तन का मतलब होता है परिवर्तन होना नहीं बदलना। पहले कुछ और था अभी कुछ और हो गया, वही हो जाएगा चेंज। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए ये चावल है, देख पा रहे हैं चावल। अब ये चावल को जब हम लोग उबालेंगे क्या बन जाएगा, भात बन जाएगा। तो देखिए परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बदला ना, एकदम बदला। इसके अलावा देखिए ये सब्जी, ये टमाटर है, ये शायद पता नहीं कद्दू क्या है, मटर है, बैगन है। अब इसको जब हम लोग आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे और सब्जी बनाएंगे तो सब्जी बन जाएगा, ये भी बदला। अरे परिवर्तन का मतलब क्या होता है, चेंज होना, बदलना। पहले कुछ और था अभी कुछ और हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए परिवर्तन अरे वही बदलना दो तरीका से होता है, हम लोग साइंस का बात कर रहे हैं, ठीक है। साइंस में बदलने का प्रक्रिया दो ही है, या तो वो बदलेगा भौतिक परिवर्तन से यानी भौतिक यानी फिजिकल चेंज होगा, और नहीं फिर क्या होगा रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज होगा। अगर पेन थोड़ा सा चेंज करते हैं, ब्लैक चलेगा ना, रेड ले लेते हैं। भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज होगा तो कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन है। इसके लिए क्या है, बोलता है कि जिसने पदार्थ यानी बोलता है कि जिसने पदार्थ की अवस्था, भाई पहला देखिएगा अवस्था, अवस्था आकार रूप बदलता है। क्या क्या बदलेगा, अवस्था आकार रूप। अवस्था मतलब पहले कुछ और था, उसका आकार बदल गया, रूप भी बदल गया, ठीक है। अगर ये बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये क्या है, बर्फ है। बर्फ, बर्फ का पानी में बदलना, देखो पानी में पिघल गया, ये पानी पिघला तो पहले बर्फ था यानी ठोस था, अब ठोस से ये क्या बन गया, लिक्विड यानी पानी में बदल गया ये,
ठीक है। तो मैं क्या यह बदला, परिवर्तन हुआ, ठीक है। इसके अलावा पानी का भाप बनना, भाप बन के उड़ जाता है, ये भी परिवर्तन हुआ, यानी बदल रहा है। कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। पानी का जमकर बर्फ बनना, ठीक है। बस ये अपना याद रखना है कि आप लोग भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, फिजिकल चेंज में अवस्था बदलेगा, आकार बदलेगा, रूप बदलेगा, इसके अलावा कुछ बदलने वाला नहीं है। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग रासायनिक, हम लोग को ये फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक परिवर्तन। इसको भाई बाद में देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज, जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है। रासायनिक संरचना बदल जाएगा, रंग रूप ये नहीं बदलेगा, रासायनिक संरचना ही बदल जाएगा, ठीक है। और नया पदार्थ बन जाएगा, नया पदार्थ बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर शॉर्ट में बात करें तो वैसा परिवर्तन जो एक बार बदल गया और उसको हम लोग दोबारा नहीं ला सकते। मतलब कैसे बताया जाए, इसमें देखिए आप लोग, पानी का भाप बना, भाप बना, इसको वापस हम लोग पानी बना लेंगे। भाई भाप उड़ रहा है, इसको हाथों पर कर दीजिए, देखिए पानी की बूंद बन जाएगा आपको। चाहे अगर पानी का जमकर बर्फ बनना, अब बर्फ को पिघल के हम लोग पानी बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक बार अगर चेंज हो गया दोबारा नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल दूध फट जाना, दूध आप बताइए, दूध आपका वो फट गया पूरी तरह से, अब फट गया, अब बोलिएगा उसको दूध बनाना है, बना पाइएगा? कभी नहीं बना पाइएगा। अरे ये एक ही बार चेंज होगा और परमानेंट बदल जाएगा पूरी तरह से, इसको वापस हम लाने का संभावना ना के बराबर है, ठीक है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग जाएगा, हाँ बोलिएगा छुड़ा लीजिएगा, मतलब अब लोहे को आप छुड़ा लीजिए सीरीज पता है वजह से, फिर भी उसका जो गुणवत्ता था वो तो एक बार चला गया ना, फिर दोबारा तो आएगा नहीं। अगर है दहन, यानी कोई चीज को हम लोग जला दिए, जैसे कोयला को जला के राख बना दिया, बोलेगा वो राख को आप कोयला बनाइए, बना पाइएगा? नहीं बना पाइएगा, यानी एक बार बदलेगा। इसमें क्या होता है कि रासायनिक संरचना बदल जाती है, उसका रासायनिक संरचना बदलेगी, उसका बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। उम्मीद करते हैं हम लोग को परिवर्तन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर है रासायनिक अभिक्रिया, यानी अब हम लोग समझते हैं चैप्टर में आते हैं डायरेक्ट ना, वो तो परिवर्तन था, ठीक है। यानी केमिकल रिएक्शन है क्या, बोलता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा और नया पदार्थ बनाएगा, नया पदार्थ बनेगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बोला जाए जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? यह आप लोग पढ़े होंगे ना तत्वों के सारणी में, तो हाइड्रोजन एक तत्व है, ठीक है। ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलेगा पानी बनेगा, यानी जल बनेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पानी में दो तत्वों से मिलकर पानी बना हुआ है ना, कौन सा है? एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। देखिए दोनों मिला और नया पदार्थ बना, अभी तो वही बोला ना। रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा, नया पदार्थ बनाएगा, नया पदार्थ बन गया हमारा। दूसरा क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेड़ पौधे लेते हैं, यानी CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें ये क्या हुआ? हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पहचान हम लोग कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसी में हुआ है, उसके लिए कुछ है आप लोग को नियम याद रखना है। अभिक्रिया होने पर कई परिवर्तन दिखाई देते हैं, जो हम लोग देख के बता सकते हैं उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे गैस का निष्कासन, यानी गैस उसमें निकल गया है। उसके अलावा क्या हुआ? रंग बदल गया उसका, पहले कुछ और था और फिर दूसरा हो गया, पहले गोरा था काला हो गया। तापमान बदलना, ठीक है, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। गंध आना, जैसे देखते होंगे साग सब्जी आप लोग देखे होंगे, जैसे कि मम्मी खाना बनाई, अब क्या हो गया, मतलब कुछ देर नहीं रहा उसमें गंध आने लगा, खट्टूस टाइप में गमकने लगा, चाहे उसको टेस्ट लगने लगा। अब छेपन आने, ठोस बनना, पहले लिक्विड था ठोस बन जाएगा। अवस्था में बदलना, अवस्था में परिवर्तन होगा उसका, ठीक है। अवस्था मतलब क्या होता है उसका? जैसे पहले इस टाइप में था, ठीक है, अब बदल के इस टाइप में हो गया, पूरी तरह से गोल हो गया। ये अवस्था में बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? बदल रहा है ना, ठीक है, कहलाएगा। तो ये अगर ये सब हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? इसमें रासायनिक अभिक्रिया, इसे हम लोग पहचान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं, ठीक है। इसका आगे हम लोग देखते हैं। अब है अभिकारक। देखिए कोई भी परिवर्तन होता है उसमें दो चीज होगा, या तो दो चीज का मतलब होगा, दो चीज में होगा, एक होगा अभिकारक और एक होगा उत्पाद। अभिकारक का मतलब क्या होता है कि जो अभिक्रिया कर रहा था, जो अभिक्रिया हो रहा था, वो अभिकारक कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हैं, ये टमाटर है, ये बैगन है, ये मटर है, और कुछ शायद कुछ और इसमें है, ठीक है। ये सबको मिला दिए, अरे सब्जी बनाए और सब्जी बन के मेरा रेडी हो गया। ये सब्जी, इसमें सब चीज है भाई, सब चीज, टमाटर है, बैगन है, भले दिख नहीं रहा है साफ साफ, लेकिन है तो सब चीज। तो ये क्या देखिए, अब इसमें एक टमाटर रहा, बैगन रहा, इसको मिलाएं, यानी ये अभिक्रिया करवाएं, इसको अभिक्रिया करवाएं, और अभिक्रिया करने के बाद नया चीज बनाए, यानी उत्पाद। उत्पाद में क्या होगा? उत्पाद मतलब उत्पन्न हुआ, नया चीज बदला। दो या दो से चीज से अधिक लोगों को मिलाएं और एक नया चीज बना, तो अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले,
भाग ले रहा है और नया चीज बनेगा उत्पाद, जो नया पदार्थ बनता है। अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। याद रहेगा आप लोगों को कि अभिक्रिया, जिसमें अभिक्रिया में भाग लिया जाएगा और नया पदार्थ बनेगा, उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, यानी समीकरण क्या है, तो देखिए रासायनिक वो होगा जो रासायनिक में अभिक्रिया में भाग, मतलब रासायनिक में दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहा था, अब इसमें होता है समीकरण। ठीक है, ये दो चीज होता है, एक तो समीकरण दो गो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो अच्छा बात है, दो गो। एक होता है शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, और एक है आपका, ठीक है, रासायनिक समीकरण, सूत्र समीकरण जिसको बोलते हैं। देखिए क्या बोलता है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों के रूप में लिखना, सूत्रों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे रिएक्टेंस, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब क्या है, अभिकारक, अभिकारक, आज इसका मतलब हो गया उत्पाद, उत्पाद। तो जैसे यहाँ देखिए Mg+O2 यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या कहलाएगा, ये समीकरण बन गया। मतलब इसको सूत्र के रूप में लिखे, जैसे आप लोग तत्व पढ़े हैं ना, तत्व का हर एक क्या है, परमाणु अपना पहचान है, संकेत है, तो संकेत है Mg मतलब मैग्नीशियम, O मतलब ऑक्सीजन, ये सूत्र के रूप में लिखे, ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। तो लेकिन यहाँ देखिए शब्द समीकरण में क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग शब्दों के रूप में लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, देखिए वही चीज लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वही चीज लिखा हुआ है, सेम टू सेम, लेकिन ये क्या कहलाएगा, ये शब्द समीकरण है। ये क्या है, शब्द समीकरण। रासायनिक समीकरण ये भी है, लेकिन ये शब्द समीकरण, ये सूत्र समीकरण कहलाएगा, सूत्र के रूप में लिखा गया है इसको। ठीक है, तो आप लोग याद रहेगा रासायनिक समीकरण क्या है, इसको सूत्रों के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अगला है संतुलित और असंतुलित समीकरण किसे कहेंगे। भाई देखो दोनों ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, मतलब एक तो एकदम कंफर्म एक नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक है, बोलता है संतुलित और असंतुलित, हाँ ऐसा भी हो सकता है, दोनों बोल देगा असंतुलित समीकरण से आप क्या समझते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। ठीक है, लेकिन एक संतुलित करने के लिए आपको आएगा, आगे हम लोग देखेंगे संतुलित करने वाला भी देखेंगे। देखिए बोलता है क्या चीज, असंतुलित समीकरण। देखिए अलग होता है संतुलित समीकरण। देखिए असंतुलित समीकरण में किसे बोलेंगे, असंतुलित समीकरण वैसे समीकरण में बोलेंगे जिसमें तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं रहेगा, यानी अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक, ये क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। तो उत्पाद, इसमें अगर ये बराबर नहीं है परमाणु संख्या, तत्वों की परमाणु संख्या, जैसे देखिए Mg यहाँ के है, एगो है, यह Mg के एक है, लेकिन यहाँ और दो है, यहाँ एगो है, ये तो समीकरण संतुलित नहीं हुआ ना, ये संतुलित नहीं हुआ। लेकिन अगर यह बात करें संतुलित समीकरण, जिसमें क्या हुआ, संतुलित समीकरण वैसे समीकरण को कहते हैं जिसमें तत्वों की परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर 2Mg, 2Mg, एव Mg। अब यहाँ देखिए ये इसका मतलब हुआ 2Mg और 2O, मतलब ऑक्सीजन भी दो है, Mg भी दो है। अब देखिए इसमें दोनों बराबर है, तो क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण। उम्मीद करते हैं आप लोग को याद रहेगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, समीकरण संतुलित कैसे करें। ये तो एकदम 100% बता रहे हैं, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में जो आपका 1 मार्क्स में रहेगा संतुलित करने के लिए। ठीक है, यह होता है समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो देखिए हम लोग चलिए एक दो समीकरण को संतुलित करते हैं। ब्लैक लिख चलते हैं। जैसे पहला नंबर का है, पहला नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, Fe प्लस H2O। ठीक है, इसको देखिए सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेना है। बीच में एरर का मतलब क्या हो गया, ये उत्पाद है, ये क्या है, अभिकारक है, यानी अभिक्रिया में भाग ले रहा था ये लोग। ठीक है, उसके बाद क्या है FeO4, यहाँ 3 प्लस H2। देखिए इसको क्या करना है आप लोगों को, संतुलित करने के लिए सिंपल सा है, आपको इसको लिखना है अलग अलग। जैसे F यहाँ कुछ है तो 1 है, प्लस इसको अलग करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है H कितना है, 2 है, O कितना है, 1 है, तो इसको आपस में जोड़ देंगे क्योंकि ज्वाइंट है। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं भाई कितना है, Fe ये 3 है, O कितना है, O 4 है, और H अलग है, ये 2 है, ये आपस में ज्वाइंट है। ठीक है, अब देखिए Fe1, अब दोनों को मिलाना है बराबर। हम क्या बोले थे, संतुलित में परमाणु संख्या दोनों को बराबर रहेगा। देखिए Fe3 यहाँ 2, तो भाई इसको हमको यहाँ 3, याद देखिए यहाँ लगाना रहेगा 3, तो यहाँ लगाएंगे 3 हो जाएगा 3, तो कितना हो गया Fe3 हो गया, Fe3 को मिल गया। अब ऑक्सीजन बोलता है 4 वो ऑक्सीजन है, भाई यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ 4 लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर 4 यहाँ लगाएंगे तो ये दोनों मिला होगा, तो यहाँ लगा सकते हैं हम 4, यहाँ लगाए तो ये ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन ये भी 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8 गो, ऑक्सीजन 4 गो। अब देखिए Fe3O4 पहला मिल गया। अब देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन कितना है,
8 है, यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ 4 लगा देंगे, तो 4 दूनी 8। अब देखिए बराबर हो गया। अब हमको कैसे लिखना है, तो जहां जहां हम लिखे, कहां लिखे, यहाँ 3 लिखे, यहाँ लिख देंगे 3, फिर यहाँ लिखे 4, यहाँ लिख देंगे 4, फिर यहाँ लिखे हैं 4, यहाँ लिख देंगे 4। ये हमारा संतुलित हो गया, ये हमारा संतुलित हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। एक और देखते हैं, ये दूसरा नंबर देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एन ए, एन ए, एन ए कितना है भाई 1 है। उसके बाद ओ अलग है, ये 1 है। एच कितना है, एच भी 1 है। अरे तीनों तीनों आपस में मिला हुआ है। फिर देखते हैं इसी में है एच, ये 2 है, एस 1 है, ओ 4 है, ये भी तीनों आपस में मिला हुआ है। मिला देते हैं हम लोग भी, बीच में एरो देंगे। इसके बाद है एन ए, ये कितना है 2, एस ओ ये 1, और ये कितना है 4। एस ओ 4 हमेशा ही आप लोग देखे होंगे समीकरण में ज्यादा रहता है। उसके बाद एच 2 ओ कुछ तो 1 है, ये आपस में मिला हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए बराबर कीजिए, एन ए 1 यहाँ 2 है, तो भाई 2 करना पड़ेगा हमको। जब यहाँ 2 करेंगे तो ध्यान दीजिए, अभी हम तुरंत बताएं आप लोगों को, ये सब हो जाएगा क्योंकि सब मिला हुआ है। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और इस सब में 2 2 हो गया। देखिए एन ए 2, एन ए 2, एस 1, अभी इसको छोड़ दीजिए, ओ 2, ओ 2, ठीक है, एक बराबर हो गया। एन ए तो बराबर हमारा बराबर हो गया। अब इधर से लेके चलते हैं, ओ 2 और ओ 4, यहाँ 6 गो ओ है। देखो यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 4, यानी 6 गो ओ है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2, 4 गो है। तो एक काम करते हैं हम लोग कि यहाँ 2 लगा देते हैं, 4 तो यहाँ ये ऑक्सीजन, 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। अब देखिए मिला के, ध्यान समझिए, ओ 4 ओ 2 6, ओ 2 ओ 4 6, ओ खत्म हो गया। H 2 और 2 यहाँ पे 4, फिर मिस्टेक हो जाएगा। H यहाँ कितना है, H 2 है, H 2 यानी H 4 हो गया हमारा, तो हम लोग को 4 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, यानी गलत है हमारा। यहाँ पे हम लोग कितने लेके चलेंगे, पूरा मिटा दिए हम। एक मिनट, इसको वापस लाते हैं, आ जाओ, आ गया। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ओ में हो रहा है हम लोग का ना, ओ 4 है, ओ 2 है 6 है, ओ 4 है, ओ 2 6 है, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग, H 2 4 2, यहाँ 4 करना पड़ेगा H, तो यहाँ हम लोग, अच्छा 2 2 लगाए, यहाँ 4 हो जाएगा ना, मेरी यहीं से मिस्टेक हो रहा है हम लोग को। 2 2 तो 4 ही ना होगा, हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन 1 था पहले से, HO2 H2O, ठीक है 1 था, 2 लगा दिए थे, ये 2 हो गया हमारा। अब देखिए थोड़ा सा फिर से मिलाइए, तो Na2 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 और ऑक्सीजन यहाँ 4, 6 गो, यहाँ 2 यहाँ 4, 6 गो, हाइड्रोजन 2 4 गो, हाइड्रोजन 4 गो, मिल गया हमारा। सल्फर एगो, सल्फर एगो, देखिए पूरा बराबर हो गया। फिर से देखिए, यहाँ 2 लगाएं, यहाँ 2 लगाएं, बाकी बचे बराबर हो गया। भाई हम कहाँ कहाँ 2 लगाएं, तो हम जो 2 लगाए हैं, ठीक है, एक यहाँ लगाएं पहला में, यहाँ 2 हम लोग को जोड़ी पड़ा, और एक जोड़ी पड़ा यहाँ पे, यानी यहाँ पे 2 लगाएं। बाकी पर क्या हो रहा है, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। ऐसे आप लोगों को समीकरण को संतुलित करना रहेगा। ये सब कर लीजिएगा कि ये बता दे, एक ये इसको थोड़ा सा बता देते हैं ना, ये थोड़ा सा हार्ड टाइप में लग रहा है, तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा ना, मिटा दे, ये नहीं मिटेगा, चलिए हाथ से मिटाना रहेगा इसको। केवल हम लोग ई नंबर बताते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी अगर आप समझ गए होंगे तो बना लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर एक बार हम लोग प्रयास करेंगे संतुलित का, केवल बहुत सारा संतुलित को हम लोग एक वीडियो में सारा कंप्लीट कर दें। हाँ ये वाला देखते हैं हम लोग, ई नंबर हम लोग चल रहे हैं ना। देखिए HNO 3 है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। फिर प्लस ये आपस में मिल जाएगा, फिर प्लस COH, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका मतलब ब्रैकेट मतलब क्या हो, ये भी 2 है, ये भी 2 है ना, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। ये भी आपस में पूरा मिल गया, ठीक है। अब हो जाएगा CA, ये 1 है, N, हाँ यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी 6, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, और ये N है, देखिए ब्रैकेट के बाहर है, यानी N 2 है,
ठीक है, तो N हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन हो जाएगा 6, ठीक है। फिर आ जाएगा H 2 ऑक्सीजन 1, ये आपस में मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन 1 और यहाँ 2 यानी 3 गो हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है तो मिल ही नहीं सकता है। नाइट्रोजन यानी N1 N2, ये भी 2 जोड़ी पड़ रहा है, ऑक्सीजन 2 3 2 5, ऑक्सीजन 1 6 7, चलिए यहाँ 2 लगाते हैं, 2 लगाते हैं कितना हो जाएगा हाइड्रोजन 2, ये भी कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 6, यानी हाइड्रोजन 2 पूरा मिल गया। नाइट्रोजन 2 भी मिल गया पूरा। ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6 और 6 2 8 है, यहाँ 6 है और एक 7 है, यहाँ 2 लगा देते हैं। जब 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4, ठीक है, 2 जो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4। तो फिर से देखिए एक बार, हाइड्रोजन 2 और 2 यहाँ 4, हाइड्रोजन 4, ठीक है। नाइट्रोजन 2 ये भी ठीक है। ऑक्सीजन 6 और यहाँ 2 6 2 8 6 2 8, ये भी ठीक है। Ca1 O मिला लिए, H भी मिला लिए, यानी ये बराबर हो गया हमारा। तो कहाँ कहाँ 2 लगाए, 2 हम यहाँ लगाए, तो 2 एक हमारा यहाँ लगाना है, 1 2 हम यहाँ लगाए, 2 यहाँ लगाए, ये भी हमारा क्या हो गया समीकरण संतुलित हो गया। बाकी बात ये 2 आप लोगों के लिए घर का है, आप बैठ के अपने से हल कीजिएगा, और नहीं बनेगा तब कमेंट कीजिएगा, बाकी बात कर लीजिएगा। लिख लीजिए आप लोग ना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला हम लोग का है वो है अवस्था। हम लोग देखेंगे अवस्था का मतलब आता है कौन किस रूप में है, ठीक है। तो देखिए कोई भी हो भाई, या तो वो ठोस होगा, या तो द्रव हो गया, या तो गैस होगा। इस हम लोग रासायनिक चैप्टर में बात कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में। अरे होता है जलीय विलयन के फॉर्म में रहेगा, तो इसको संकेत है जिसको हम लोग ये लिखा हुआ रहेगा तब समझ आइएगा, मतलब वो तत्व किस रूप में है। जैसे अगर S लिखा रहेगा तो समझ आना आपको वो ठोस के रूप में है, अगर L लिखा हुआ है समझ आना आपको लिक्विड यानी द्रव के रूप में है, अगर G लिखा हुआ है समझ आइएगा वो गैस के रूप में है, और अगर AQ लिखा है तो समझ आइएगा वो जलीय विलयन के रूप में है। किस रूप में है, जलीय विलयन के रूप में है। फॉर एग्जाम्पल देखिए CS+O2G, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका ठोस है, कार्बन ठोस है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैस है। उसके बाद Ca2G, G का है G का है ये गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस बन रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए CaOES यानी ये क्या है, S मतलब ठोस, ये ठोस है। H2O, L का मतलब क्या हुआ, ये ये द्रव के रूप में है, क्या है, लिक्विड है, ठीक है, यानी ये द्रव है। CaOH2Ag, अब देखिए यहाँ पे Ag है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जलीय विलयन के रूप में बन गया। क्या बन गया, जलीय। इसका अब देखिए आपका समीकरण में से मिलेगा, बुक खोलिएगा तो आपको देखिएगा इस तरफ से लिखा हुआ रहेगा। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये इसका अवस्था बता रहा है ना, यानी वो तत्व किस अवस्था में है वो बता रहा है। बाकी बस सन का मतलब क्या होता है, ऊष्मा देना, अनुष्मा हो रहा है इस अभिक्रिया में, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब आए मेन टॉपिक में, जो हम लोग को चैप्टर में जिस बारे में बात किया है, जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, जिस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, वहां हम लोग अभी आए हैं चैप्टर में। तो समझते हैं, बोलता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया टोटल 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और 5वां होता है आपका ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया। भाई इसी को बोलते हैं अपचयन उपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा। एक और है वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसका अगला क्या नाम है, अपघटन अभिक्रिया। तो कभी पूछ दे अपघटन अभिक्रिया का है तो आपको वियोजन अभिक्रिया का ही लेकर चलना है। वियोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन अपघटन में होगा, अलग से उसका डेफिनेशन नहीं आएगा भाई। तो उम्मीद करते हैं 5 अभिक्रिया आप लोगों को याद रहेगा, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, और एक हो जाएगा अपचयन उपचयन, तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। तीनों है, क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया ये भी होगा आपका। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग एक करके सबका लाइन बाय लाइन देखेंगे। सबसे पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। यानी संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो देखिए इसको बहुत लंबा नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग रिवीजिंग कर रहे हैं ना,
भाई नोट्स तो बना नहीं रहे हैं, डिटेल तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग रिविजिंग माइंड में कैप्चर कर रहे हैं कि एग्जाम में अच्छा से लिख पाए। तो क्या करना है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ बनेगा और एकल पदार्थ यानी एगो पदार्थ बनेगा। जैसे A प्लस बी, दो अलग अलग पदार्थ है, दो अलग अलग तत्व है, मिलके एगो बना ए बी, एक अकेला तत्व का निर्माण किया। उदाहरण के तौर पर H2 प्लस O2 यानी H2 प्लस O2 H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल। तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, क्या बना भाई, जल बना हमारा। तो जल एक ही ना बना, दो अलग अलग तत्व मिलके। फिर क्या हो जाएगा, C प्लस O2 यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर CO2। इसी समझिए ना, सब्जी देखिए घर में आलू बैगन सब लोग मिक्स करते हैं और एक सब्जी बनाते हैं। कैसे होती है, आलू का अलग बन जाता है, बैगन का अलग बन जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ बना सकते हैं अलग मटा, लेकिन बनता तो एक ही है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा और एक पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अगला है वियोजन अभिक्रिया। यहाँ लिखा हुआ है अपघटन अभिक्रिया, यहाँ पे लिख दिया गया है, इसका दूसरा नाम भी है, तो इसको हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी बोला जाता है। बोलता है एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। भाई देखिए उसका ऑपोजिट, जस्ट उसका ऑपोजिट। इसमें क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहा था और इसमें और एक पदार्थ बन रहा था। इसमें क्या है कि एक पदार्थ एगो टूटेगा और दो या दो से अधिक पदार्थ बनेगा, यानी ए बी एगो पदार्थ था और ये टूट के ए बी, चाहे ए बी दूसरा बन जाएगा ए बी और फिर बन जाएगा ए बी, इस तरह से बन सकता है, मतलब दूसरा बन जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ बनेगा, उसे क्या बोलेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और ये तीन तरह का होता है। इस अभिक्रिया में तीन तरह के होंगे। पहला कौन होता है, यह तीन प्रकार की होती है। पहला होती है उष्मीय अपघटन, यानी उष्मा से अपघटन होगा, उष्मा की वजह से टूटेगा एक पदार्थ, उष्मा की वजह से टूटेगा। जैसे CaCO3, यहाँ क्या मिला, इसको उष्मा मिला, और जब उष्मा मिलेगा CaO प्लस CO, ये दो में टूटा, लेकिन किस वजह से टूटा है, उष्मा की वजह से टूटेगा। ठीक है, उसे उष्मीय अपघटन बोलेंगे, उष्मा की वजह से टूटेगा तब। अब अगला बोलता है आपका विद्युत यानी करंट की वजह से अगर अपघटन होगा, जैसे 2H2O, ये इसमें विद्युत दिया, करंट दिया यानी इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी मिला तो क्या हुआ, ये 2H2 प्लस O2 ये टूट गया, यानी ये टूटा, एगो था दो ग्रुप में टूटा, लेकिन किस वजह टूटा, विद्युत की वजह से टूटा, करंट की वजह से टूटा। और एक होता है आपका प्रकाशीय अपघटन, यानी प्रकाश, सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट की वजह से टूटेगा। तो क्या हो जाएगा, A 2AgCl, एरो के निशान 2Ag प्लस Cl2, ये क्या टूट तो रहा है भाई, लेकिन किस वजह से टूट रहा है, प्रकाश की वजह से। तो आपका क्या है, जो प्रकाश की वजह से जिस अभिक्रिया में टूटेगा, नहीं प्रकाश की वजह से कोई पदार्थ टूट के दो तीन गो बना, वो क्या कहलाएगा, प्रकाशीय अपघटन। और अगर विद्युत से टूटा, लाइन से टूटा, विद्युतीय अपघटन। और अगर उष्मा से टूटा, और मतलब जिस उष्मा समझ रहे हो ना, जैसे आग जो हम लोग घर में बनाते हैं खाना वाना, उससे टूटा, कहा होगा उष्मीय अपघटन कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला चलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ये तीसरा है। क्या है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से निकाल देते हैं, उसे क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित कर दे रहा है, मतलब जो अधिक अभिक्रिया से साथ धातु है, ज्यादा ताकतवर है, वो कमजोर वाला को निकाल देगा, वहां से उसको निकाल देगा, उसे क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे समझिए ये A है और एगो BC है। अब ये क्या किया, ये A है ना से ताकतवर है, तो B को मार के हटा दिया और खुदे नहीं C के साथ कंबाइंड कर लिया कि C तुम मेरे साथ आ जाओ, और B को अलग कर दिया, तो उसका स्थान हटा के और खुद बैठ गया। अब इसको अगर एग्जाम में आकर कितना शॉर्ट लिखेंगे, नहीं लिखना पड़ेगा। विस्थापन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया कहते हैं जिसमें जो अधिक अभिक्रिया से धातु है कम अभिक्रिया से धातु को हटा के उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस टाइप में हम लिखना पड़ेगा, लंबा बना के लिखना पड़ेगा। भाई हम तो क्या, हम दिमाग में नोट करवा रहे हैं ना आपका, इसीलिए तो हम शॉर्ट इसको लिखा गया, आपका लॉन्ग नहीं लिखा गया। चाहते इसको बहुत लंबा बना सकते थे, नहीं, लेकिन हम लोग का क्या है, मेरा काम है कि इसको शॉर्ट करना। लंबा तो सब लोग कर लेता है भाई, हम लोग को शॉर्ट करना है। उदाहरण के क्या हो जाएगा, Fe एक तत्व है, CuSO4। देखो अब इसमें क्या कर रहा है, Fe इसको क्या कर रहा है, Cu को हटा दिया, देखिए Cu को हटाया और इसका स्थान को ग्रहण कर लिया। कभी कभी एग्जाम में एक नंबर में ऐसी दे देगा और बोलेगा ये कौन सा अभिक्रिया है, तो भाई आपको ये अगर डिफिनेशन याद रहेगा, ये आपको समझा रहिएगा, तभी 1 मार्क्स आप बना पाइएगा। समझ रहे हैं ना, कि अगर इसमें आप अभी बताइए ना, अगर ये दे दिया आपको और बोलेगा ये आप बताइए कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण, एक 1 मार्क्स का दे दिया, तो आप किसे डिसाइड कीजिएगा। अभी आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें क्या है कि कमजोर वाला को हटा के उसका जगह बैठ जाएगा, देखिए उसका जगह बैठा नहीं, बैठ गया, तो हो जाएगा ये आपका कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये चौथा फॉर्म हम लोग का। द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो यौगिकों के आयन आपस में अदला बदली करते हैं।
आपस में अदला बदली करेगा, बोले भाई तुम कर्म कर, मेरे लिए तू ले ले, तुम्हारे लिए हमको दे दे, ये हाल होगा इसमें। तो क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे अब इसको अगर एग्जाम में जैसे लिखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया कहते हैं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे ए बी सी डी अलग अलग तत्व है, अब इसमें क्या बोला? ए बी बोला भाई सी तू एक काम कर, सी हटा दे, डी हमको दे दे, और सी बी को ले लिया। देखिए यहाँ पे क्या किया? आयनों का आदान प्रदान किया नहीं किया? एकदम किया। तो क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी इसमें दोनों होगा, विस्थापन में एक हो रहा था, इसमें दोनों होगा। जैसे Na2SO4 BaCl2, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? Na2 ये BaSO4, यानी ये इसके साथ कर लिया कंबाइंड, और ये इसके साथ कर लिया, इसे क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमें पूरा आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तब भाई फिर से एक बार रिवील करके देख लेना, पुराना पीछे से इसको देखो। चलिए आगे देखते हैं, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसके अपचयन और उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसको देखते हैं हम लोग। देखिए उस पहले आते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। भाई ऊष्माक्षेपी में क्या होगा? ऊष्मा निकलेगा, छेपी मतलब नष्ट होना, बर्बाद होना, तो छेपन होगा, ऊष्माक्षेपन होगा, उसे क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसी में, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, वो लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा निकल रहा है, और छेपी मतलब आ रहा है, नहीं, छेपी का मतलब नष्ट होना, बर्बाद होना, तो इसमें निकलेगा ऊष्मा, क्या होगा? निकलेगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे CH4 प्लस O2, ये अभिक्रिया किया, जब अभिक्रिया किया तो CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O दोनों तो कंबाइंड अलग अलग बना, लेकिन इसमें हीट भी निकल रहा है, तो ये हीट अभिक्रिया करने के बाद निकल रहा है, क्या कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। फिर आगे देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी, इसमें क्या होगा? ऊष्मा का शोषण, ऊष्मा आएगा, क्या होगा? ऊष्मा आएगा। N2 प्लस O2, ठीक है, तो कहा जाएगा 2NO, इसमें क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब इसमें हीट आ रहा है, ठीक है, गर्म हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा? गर्म। जैसे आप लोग देखें ब्लीचिंग पाउडर, देखे हैं ब्लीचिंग पाउडर जो आप लोग वॉशरूम वगैरह में यूज करते हैं, वॉशरूम में, ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर को पानी में जब डालिएगा ना, तो क्या हो जाएगा? हीट करेगा, वो गर्म लगेगा। जहां आप पेंट पोछड़ा करते होंगे, देखे होंगे, चूना को भी डालिएगा पानी में, हीट करेगा ही, तो वो क्या कहलाएगा? ऊष्माशोषी, ऊष्मा का शोषण करेगा। नहीं शायद हम गलत बता रहे, ऊष्मा निकलेगा ना, ये आएगा नहीं भाई, ऊष्माशोषी होगा उसमें ना, उसमें सॉरी ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्माक्षेपी करेगा, निकलेगा, हीट देगा, बिक्री के बाद तो हीट ना होगा, गर्म हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला हम चलते हैं। हाँ, अब आते हैं उपचयन और अपचयन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। अपचयन उपचयन का आप क्या कीजिए? दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए उपचयन और अपचयन, इसमें क्या है? तो उपचयन अपचयन इसमें लिखना पड़ता है, आपको लिखने के लिए आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। उपचयन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि ऑक्सीजन की ह्रास होती है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन की वृद्धि, और हाइड्रोजन की ह्रास होता है, ये लिखना पड़ेगा अलग, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में लिखे। और उसमें क्या होगा? उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ेगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अपचयन और उपचयन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, किसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा किसमें घटेगा। देखिए उपचयन, उपचयन ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन घटेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, याद रखना है C+O2 CO2, याद रखना है आपको। अपचयन में ऑक्सीजन घटेगा, इसमें बढ़ेगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा, इसमें घटेगा, ZnO प्लस C, एरो के निशान Zn+CO, ये आपका क्या रहा? अपचयन और उपचयन। याद रखने का तरीका क्या है? अपचयन में ऑक्सीजन घटेगा, और जब इसमें घटेगा तो इसमें बढ़ेगा। अब एक बात रखिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, खाली एक आपको याद रखना है, दूसरा का इसका अपोजिट उल्टा ही है ना, आपको याद हो जाएगा। इसमें निकलेगा, उसमें जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया कहते हैं जिसमें एक पदार्थ उपचयन होता है जबकि दूसरा पदार्थ अपचयन, मतलब कि जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ हों, दोनों मिल के रहेगा, दोनों रहेगा, एक पदार्थ अपचयन दूसरा पदार्थ उपचयन, उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसी में देख लीजिए Ag+Cl SnCl, ठीक है। अब इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, ये इसके साथ कंबाइन किया, अरे कहा गया? SnCl इसके साथ, ये तो द्विविस्थापन वाला हो गया ना, दोनों कर रहा है, लेकिन ये अपचयन उपचयन भी होगा। इसमें एक में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन वृद्धि हो रहा है, एक में क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, क्या हो रहा है? ह्रास, ठीक है। तो ये क्या हो जाए? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये हमारा चैप्टर इन रहा, शायद एक और होगा हमको लगता है ना, थोड़ा सा और है। हाँ एक है दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव, उपचयन अपचयन का नहीं, उपचयन का प्रभाव बोलता है। दो चीज होता है, एक संचारण, एक होता है विपरीत गंधिता।
धातु का हवा, पानी या नमी से खराब होना। कोई भी धातु है, हवा, पानी या नमी की वजह से खराब होगा, उसे हम लोग संक्षारण बोलेंगे। जंग लगना जिसको बोलते हैं। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरी परत चढ़ना, चांदी पर काली परत चढ़ना। ऑब्वियसली बात है भाई, नमी उमी रहेगा, कोई भी धातु रहेगा वो खराब होगा ही होगा, उसे बोलेंगे संक्षारण। संक्षारण से बचने को उपाय भी बोलता है लिखने के लिए। तो क्या उपाय है भाई? अब बताइए, लोहा इसको बचाना है, पेंट कर दीजिए, ग्रीस लेपन कर दीजिए, विद्युत लेपन कर दीजिए, बच जाएगा आपका, कोई नहीं, खराब नहीं होगा आपका धातु। तो बचने का उपाय क्या है? पेंट करना, ग्रीस लगाना, मोबिल लगाना, तेल लगाना, इसके अलावा और भी कुछ कुछ है, ठीक है, विद्युत अपघटन कर देना, ये हो जाएगा आपका क्या? संचालन से बचने का उपाय। विकृत गंधिता, विकृत गंधता, विकृत गंधता है ना, तेलीय वसा युक्त पदार्थ खराब होकर बदबू देने लगते हैं। जो खाने वाला सामान है भाई, उसको उसके क्षमता से अधिक रखिएगा ना तो बदबू देने लगेगा, गंध आने लगेगा उससे आपको, ठीक है, उसी को बोलेंगे विकृत गंधिता, यानी खराब हो गया वो। बोलता उदाहरण के लिए, बोलता है कि पुरानी मिठाई, मतलब काफी दिन का मिठाई है, सो पुराना तेल, बोलता है कि पनीर का खराब होना। ये ना पकोड़ा ही देख लीजिए ना, आज बनाइए कल तक नहीं खाइएगा, परसों खाइए तो देखिएगा वो औंस जाएगा, पूरा खराब लगेगा। भात को ही देख लीजिए, गर्मी दिन में औंस जाता है, खट्टा खट्टा का मन, टेस्ट भी खट्टा लगने लगता है उसका पूरा, ठीक है। ये क्या हो, विकृत गंधिता, मतलब तेलीय युक्त पदार्थ का हो जाएगा, खराब हो जाएगा, औंस जाएगा, खराब, उसमें गंध आने लगेगा, स्मेल आने लगेगा, उसे बोलेंगे विकृत गंधिता बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, चैप्टर इन रहा हमारा, पूरे के पूरे चैप्टर का समरी आप लोगों को बहुत ही कम समय में मिल गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा भाई तो अपने दोस्त लोगों को भी थोड़ा सा बताइए, उन लोगों को भी शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो लोग भी देख के तैयारी करें। हाँ, एक दो आप लोगों में सबसे बड़ा मतलब पॉइंट क्या है ना, आप लोग चाहते हैं ना भाई क्लास में टॉप करना है, एक काम करो, दोस्त लोग को पढ़ने ही मत दो ना, वो पढ़ेगा ना एग्जाम में अच्छा लिखेगा, ऑटोमेटिक हम टॉप हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है, मजा कब आता है, रेस बराबर का हो ना तब अच्छा लगता है, और पता चलेगा खरी अकेला, मतलब कोई दौड़ रहा है थोड़ी मजा आएगा, तो बराबर का होना चाहिए। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्त लोगों को भी बताइए, ठीक है, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, बाकी बात देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।